बच्चे कह रहे थे कि वो अच्छा आवाज ठीक आ रही है अब आपको? यस मैम, आपकी आवाज ठीक आ रही है। क्लेजियन कंडेंसेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में हमने। क्लेजियन ही पढ़ी थी ना? क्लेजियन कंडेंसेशन में हमने अगेन दो तरह से पढ़ी थी, एक सेल्फ क्लेजियन कंडेंसेशन और एक मिक्स्ड। मिक्स्ड में सेल्फ में हमने कहा था कि सिर्फ जो एस्टर मॉलिक्यूल हैं दे विल कंडेंस विद ईच अदर, और मिक्स कंडेंसेशन में हमने कहा था कि उसमें कीटोन या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो सकता है ऑफ एस्टर। अब आज हम पढ़ेंगे डिकमैन कंडेंसेशन एंड नोएथियल कंडेंसेशन। डिकमैन कंडेंसेशन जो है एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ क्लेजियन कंडेंसेशन। जब क्लेजियन कंडेंसेशन इंट्रामोलिकुलर हो रही हो देन वी से दैट इट इज द डिकमैन कंडेंसेशन, क्योंकि ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको ये इसका रूट सारा दिया, इसका मैकेनिज्म दिया, इस वजह से इसको उसके नाम पे हम डिकमैन कंडेंसेशन कहते हैं, या आप इसको एडवांसमेंट ऑफ क्लेजियन कंडेंसेशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये उसी सेम वही मैकेनिज्म है, वही सारा कुछ है। जस्ट ये कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड्स ऐसे हैं जो कि रिएक्टिव हैं एंड दे विल कंडेंस विद ईच अदर, और इंट्रामोलिकुलर जो है वो साइक्लाइजेशन होगी, साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें। बहुत बोलते हो आप लोग। हाँ, जो नहीं बोल रहे थे सुबह उनके साथ भी प्रॉब्लम था ऐसे। आप लोग बोलो तो आमना ठीक हो है। सकता है इस बार आपने माइक ऑफ कर लो। जो आप लोगों की एक्स्ट्रा नॉइजेस है ना वो इरिटेटिंग होती है। अब इंट्रामोलिकुलर क्लेजियन कंडेंसेशन जो है आपकी, ये डाई एस्टर्स की भी हो सकती है, कीटो एस्टर्स की भी हो सकती है, और एल्डिहाइड और एस्टर की भी हो सकती है। मीन वन एंड आपका एल्डिहाइडिक हो और दूसरा एंड आपका जो है वो एस्टर हो। अब यहाँ पे जनरल एग्जांपल दी हुई है, ये एस्टर की ही दी हुई है। उसी तरह से टू स्टेप में आपका रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में आपका जो बेस है इट विल एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, और वहां पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा या इनोलेट आयन बन जाएगा एट वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे चूंकि रिएक्शन मॉलिक्यूल के अंदर ही दूसरे एंड पे कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है जिसके ऊपर के ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द अदर कार्बोनाइल, और वहां पे आपके पास जो है रिंग क्लोजर होगा। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम्स आपके पास 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं इसमें, क्योंकि अगेन वही है कि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, या वो रिएक्शन ज्यादा फिजिबल नहीं होते क्योंकि उनमें रिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसलिए 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग जो है इस प्रोसेस में बहुत इजीली बन जाते हैं। अब जो आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बना है वहां से आपका एल्कोक्साइड आयन रिमूव होगा जो कि हाइड्रोजन लेके तो अल्कोहल मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। अब जब वो वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। अब ये रिएक्शन आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, मीन आपके पास साइक्लिक प्रोडक्ट बन गई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, और फर्दर इस प्रोडक्ट को आप डिफरेंट मजीद प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो बाय पासिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट रिएक्शंस। अब यहाँ पे अगर इसकी हम रिडक्शन करवा दें तो जो हमारे पास सैचुरेटेड कीटोन बना था वो आपका अनसैचुरेटेड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट है यहाँ पे साइक्लाइजेशन ऑफ डाई एस्टर्स। अगर हमारे पास दो डाई एस्टर्स हैं, एक्चुअली ये सारे के सारे जो हमारे रिएक्शंस हैं वी आर यूजिंग दिस रिएक्शन टू प्रोड्यूस डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि फर्दर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब अगर आपका डाइथाइल एडिपेट जो है, इसकी हम डिकपेन कंडेंसेशन या इंट्रामोलिकुलर ग्लेजियन कंडेंसेशन इसकी होती है, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बोइथॉक्सी साइक्लोपेंटानोन। अब यहाँ पे ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे भी आपके पास पहले डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड आया होगा, जिसको कि हम फर्दर फिर कन्वर्ट कर लेते हैं बाय हाइड्रोजनेशन सॉरी। इसी तरह से अगर आपका डाइथाइल 2-मिथाइल पेंटेन डाइओएट की इंटरनल कंडेंसेशन होती है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज 2-कार्बोइथॉक्सी 6-मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। मैम माइक ऑफ है आपका। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है इसकी इस प्रोडक्ट की जब साइक्लाइजेशन होगी तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास उसी तरह से प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें कि आपके पास जिस तरह यहाँ पे आपके पास ये एस्टर ग्रुप एज साइक्लिक मॉइटी यहाँ पे आपके पास आ रहा है, तो इस प्रोडक्ट में भी इसकी एडिशन प्रोडक्ट जो होगी या इसकी जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपके पास आ रही है, उसमें इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ये एस्टर मॉइटी आएगी। लेकिन उसकी जब हम फर्दर एसिडिफिकेशन और डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो वो हमारे पास जो है एस्टर ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में, या आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से आपका जो एस्टर मॉइटी लगी हुई थी वो आपकी रिमूव हो जाएगी। जिस तरह से हमने किया था उसमें एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स में, आपने उसको कि उसका जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता था एस्टर ग्रुप वाला, उसकी हम एसिडिफिकेशन देन डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहे थे, तो हमारे पास वो एक साइड वाला एस्टर ग्रुप जो है वो खत्म हो जाता था, सिर्फ एक साइड पे रह जाता था। तो सेम वही चीज यहाँ पे होगी, इसको आप जो है वो करके देख सकते हैं, नोटबुक पे इसको कर लीजिएगा। अगर मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा तो इसको फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे वाली प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं सॉरी 2 रिएक्टेंट्स हैं। ये 2 रिएक्टेंट्स जो हैं, पहले इनकी आपस में होगी कंडेंसेशन, उसके बाद इनकी इंट्रामोलिकुलर क्लेजियन कंडेंसेशन होगी, देन हमारे पास जो है वो ये 5 मेंबर रिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लाइजेशन ऑफ कीटो एस्टर्स। अगर हमारे पास कीटो एस्टर्स हो तो उनकी भी इजीली साइक्लाइजेशन हो जाती है बाय क्लेजियन कंडेंसेशन। अब यहाँ पे आपके पास ये हमारे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स के रिएक्शन थे, वहां पे हमारे पास क्या था कि हम उस पे कोई एसाइल ग्रुप या कोई अराइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे थे या अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। यहाँ पे हम उसका न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे बनेगा, इट विल डिपेंड ऑन के आपके पास किस जगह पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्टेबल बन रहा है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे और किस जगह पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने से आपके पास कितने मेंबर्ड रिंग बनेगा, तो ये 2-3 फैक्टर्स जो हैं ये इफेक्ट करेंगे जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को। अब यहाँ पे आपके पास इधर टर्मिनल कार्बन पे या जो आपकी कीटोनिक कार्बन है उसमें उधर आपके पास जो है वो अल्काइल ग्रुप
न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है तो इसके सिर्फ एक तरफ आपके पास जो है वो कीटो ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो आपका बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर के इधर आपके पास जो बीटा कार्बन थी उसके ऊपर आपका एस्टर ग्रुप वाली साइड पे बीटा कार्बन पे कैसे काम ऐसे वो जहाँ नाम गुरु भाई है ना उसके बेडशीट के नीचे यार सीरियस हो गए वो। तो यहाँ पे आपके पास साइक्लाइजेशन से 2 एसिटाइल साइक्लोपेंटानोन बनता है। इसी तरह से एक और कीटो एस्टर है हमारे पास, उसकी जब हम साइक्लाइजेशन करवा रहे हैं तो हमारे पास 6 मेंबर रिंग बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के मैकेनिज्म आपने करके देखने हैं कि किस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे जो है ये आपका डाई कार्बोनाइल आ रहा है, दोनों जो कार्बोनाइल है वो आपके रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है वो किस कार्बन पे हो रहा है और वो किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, ये सारा आपने जो है वो करके दिखाना है। ठीक है, ये आपका होम टास्क। ओके मैम। उसके बाद साइक्लाइजेशन इन नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे पास जो उनकी सिंथेसिस है वो सारी की सारी प्लांट्स में होती है क्योंकि प्लांट्स आर द फूड फैक्ट्री। अब मेनली वहां पे जो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं उन्हीं कार्बोहाइड्रेट से फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं इनसाइड द प्लांट। अब जो बाय द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज द प्राइमरी नेचुरल प्रोडक्ट्स। लेकिन वो प्राइमरी नेचुरल प्रोडक्ट जो हैं बाय पासिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस वो हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको कि हम एक्चुअली जब हम प्लांट्स नेचुरल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उनमें हमारे पास टर्पीन्स हैं, स्टीरोल्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं, आपके पास फिनोल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो कि सारी की सारी प्लांट में सिंथेसाइज हो रही होती हैं। उनको हम कहते हैं ये इनकी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं। अब प्लांट के अंदर जहाँ पे बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पे आपके पास कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रिंग क्लोजर की जरूरत पड़ती है या आपकी वहां पे जो है वो इंट्रामोलिकुलर क्लेजियन कंडेंसेशन हो रही होती है। ये आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे और ये जो आपके प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनको हम नेचुरल प्रोडक्ट्स कह रहे हैं, ये आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं होते, ये मोस्टली आपके पास 3, 4 या 5 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीपल रिंग इन्वॉल्व होते हैं, बिगर मॉलिक्यूल होते हैं ये। अब यहाँ पे ये आपके पास एक ब्रैकेट्स बनाई हुई है, इसका मतलब ये है कि इधर ये जो रिंग शो किया हुआ है इसके इस साइड पे कोई लॉन्ग चेन या कोई 2-3 रिंग मौजूद है। सिर्फ यहाँ पे इस रिंग को शो किया हुआ है क्योंकि रिएक्शन जो है ये आपकी जो क्लेजियन कंडेंसेशन है वो सिर्फ इस वाले रिंग पे हो रही थी। इसी तरह से ये एक और नेचुरल प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी भी इसी तरह से साइक्लाइजेशन से आपके पास ये एक प्रोडक्ट बन रहा है। इसी तरह से ये एक स्टीरोल का स्टीरॉइड का मॉलिक्यूल है, इसमें भी फर्दर साइक्लाइजेशन यहाँ पे आपके पास ये लोअर साइड पे हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट में आपके पास क्लेजियन कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर क्लेजियन कंडेंसेशन हो रही होती है। अब ये जो आपके पास साइक्लाइजेशन होती है या इंट्रामोलिकुलर क्लेजियन कंडेंसेशन हो रही है उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम उससे अटेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले यही आपकी जो है इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस भी होंगी। हम उससे साइक्लिक कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब साइक्लिक कीटोन्स किस तरह से बनेंगे हमारे पास, आपके पास एक प्रोडक्ट आई, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट आपके पास जब आपने इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन कराई तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है उसमें एक तो आपके पास कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है रिंग में, और दूसरा आपके पास जो है एक एस्टर मॉइटी लगी हुई है, पूरा ये आपके पास एसीटेट मॉइटी लगी हुई है। अब इसको अगर आप इसकी एसिडिफिकेशन एंड देन डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हो
तो एसिडिफिकेशन करवाओगे तो ये आपका एस्टर ग्रुप जो है इट विल कन्वर्ट इनटू एसीटेट ग्रुप, और अगर इसकी फर्दर आप डीकार्बोक्सिलेशन करवाओगे तो ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इट विल रिमूव एज कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास साइक्लोपेंटानोन बन जाएगा। तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट रिएक्टेंट आप डिफरेंट साइक्लिक कीटोन्स इसमें अटेन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास नोवेंजियल कंडेंसेशन। It is the condensation between aldehyde or ketone with एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स, या जिनको हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स भी कहते हैं। जितने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स हमने स्टार्ट में पढ़े थे, जिनमें आपके पास डाई एस्टर्स या कीटो एस्टर्स या डाइकीटोन्स आ रहे थे, वो सारे के सारे आपके एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, जिनमें हमने कहा था कि सेंटर में एक मिथाइलिन ग्रुप है और उसके दोनों साइड पे आपके पास कोई ना कोई कार्बोनाइल मोइटी लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है इट विल नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, उसका रिएक्शन होगा विद एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगी, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इसी का इनोलेट आयन बनेगा और इसकी जो है वो एडिशन होगी, ये अटैक करेगा ऑन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नो मैम। यहाँ पे आपके पास जो है अब चूंकि हमारे पास ओपन चॉइस है कि हम कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड ले सकते हैं। अब ये इनकी जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास होगी दैट विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे अगर आप एस्टर से स्टार्ट करते हो तो आपके पास ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें कि आपके दोनों साइड्स पे एस्टर मॉइटी है। इसको फर्दर आपको ट्रीट करना पड़ेगा, इसकी उसी तरह से एसिडिफिकेशन देन डीकार्बोक्सिलेशन करवाओगे तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो डायरेक्ट कंडेंसेशन से आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसमें आप आपके उसको फर्दर जो आपके मिडिल स्टेप थे कि आप उसकी एसिडिफिकेशन करा रहे हो देन डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हो, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैकेनिज्म है नोवेंजियल कंडेंसेशन का। उसी तरह से फर्स्ट स्टेप में बेस आपका जो है इट विल अट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन कार्बन और आपके पास जो है इनोलेट आयन बन जाएगा। अब ये जो इनोलेट आयन बना है इट विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विच इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो डेफिनेटली क्योंकि उनको भी बेसिक कंडीशन चाहिए होती है सेल्फ कंडेंसेशन के लिए, तो वो इन्हीं रिएक्शन कंडीशंस पे सेल्फ कंडेंसेशन भी करेंगे। तो अगेन आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। इसलिए प्रेफरेबली एल्डिहाइड और कीटोन वो यूज किए जाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो ताकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आ सके। अब ये जो आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बनेगा इसके ये अगेन उस मॉलिक्यूल से जो आपके बेस मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया था वहां से प्रोटॉन को वापस लेगा और आपके पास जो है वो एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये एडिशन प्रोडक्ट जो है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा जो कि फर्दर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं फॉर अटेनिंग वेरियस प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं नोवेंजियल कंडेंसेशन की। तो फर्स्ट तो उसमें यही है कि हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, डिफरेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम अटेन कर सकते हैं। बेंज़ल्डिहाइड का रिएक्शन अगर आपका हो रहा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो आपके पास सिनेमिक एसिड प्रोडक्ट आता है। इसी तरह से आप बाय चेंजिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन दिस बेंजीन रिंग आप डिफरेंट प्रोडक्ट अटेन कर सकते हो। 2,3 मेथॉक्सी एसिड हम बना सकते हैं, ब्यूटाफ्यूराइल प्रोपियोनिक एसिड बना सकते हैं। यहाँ पे हम फ्यूरॉन बेस मीन जो बेसिक हमारा एरोमेटिक रिंग स्केलेटन था वो हम फ्यूरॉन का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मीन डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड को यूज करते हुए आप डिफरेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। Here are some more examples
कि जिनमें आप उसी तरह से अब यहाँ पे आपके पास ये डाइफिनाइल एसीटोन है, इसके साथ आपके डिफरेंट रिएक्शन हो रहे हैं और आपके पास ये सारे के सारे आपके इनमें से आप अगर सारी की सारी आपको याद नहीं रहती हैं तो आप कुछ एग्जांपल्स याद कर लो। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपके पास बन रहे हैं, वो उसमें से 2 एग्जांपल कर लो, 3 कर लो, जितनी आप इजीली कर सकते हो उतनी एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो, क्योंकि आपने पास्ट पेपर्स देख ली हैं, उसमें ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। जितने भी पास्ट पेपर मैंने आपको सेंड किए थे उन सब में ऐसे ही है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो पेपर्स, उन सब में जो है वो इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई उन्होंने कन्वर्जन नहीं पूछी हुई। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी अगर आएगा तो इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करिए। ओके मैम। उसके बाद है रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रिल ग्रुप्स। अब जो हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स पढ़े थे, अगर याद हो आपको फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में हमने कुछ ऐसे कंपाउंड भी डिस्कस किए थे जिनमें कि नाइट्रिल ग्रुप मौजूद होता है एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। वहां पे जो है आपका सायनो ग्रुप या नाइट्रिल ग्रुप मौजूद होता है, वहां पे कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद नहीं होता। तो अगर आपका नाइट्रिल ग्रुप मौजूद है तो वहां पे भी आपके रिएक्शन कन्वेंशियल कंडेंसेशन उसी तरह से हो सकती है कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ आपका रिएक्शन होगा एल्डिहाइड या कीटोन का, तो आपके पास डिफरेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी इट विल कंटेन नाइट्रिल। ठीक है, ये 2 एग्जांपल उसकी दी हुई है। एनी क्वेश्चन? मैम मैं